श्योर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, अब देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर चैप्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली हम रोजाना अपने डे टू डे लाइफ में इसको इनकाउंटर या प्रैक्टिस करते रहते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें, अक्सर ये हम लोग की लाइफ में होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि एक पेन है जिसकी कॉस्ट 2 रुपए है, अगर उसी में कि आप 10 पेन ले लोगे तो कितने की पड़ेगी? 20 रुपए की। तो देखो, अब दो चीजें हैं। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, हम दो पैरामीटर्स को कंपेयर करते हैं बेसिकली। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब यह हो गया कि यहां पे नंबर ऑफ पेन्स, देखो नंबर ऑफ पेन्स है और यहां पे इसकी कॉस्ट है। तो जैसे ही हमने नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाए तो देखो कॉस्ट बढ़ गई। एक पेन 2 रुपए की, 10 पेन 20 रुपए की। तो नंबर ऑफ पेन्स को जैसे ही बढ़ाया कॉस्टिंग बढ़ गई। पॉइंट समझ में आया? इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? जैसे एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, ठीक है, ये चल रही है, इट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी। ओके, अभी ये मूव कर रही है। अगर ये आधा घंटा चलेगी तो मान लो 10 किलोमीटर कवर करती है। अगर ये 1 घंटा चलेगी तो ऑब्वियसली कितना कवर करेगी? सेम स्पीड से चल रही है तो 20 किलोमीटर कवर करेगी। तो अगर स्पीड यहां पे सेम है तो देखो जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पॉइंट समझ में आया? यानी एक वैल्यू, यहां पे दो वैल्यूज थी, एक टाइम था और उसके साथ डिस्टेंस था। तो जैसे हमने टाइम बढ़ाया तो वैसे यहां पे क्या बढ़ी? डिस्टेंस बढ़ी। समझ में आ रही है? जैसे यहां पे नंबर ऑफ पेन्स बढ़ाया वैसे ही यहां पे उसकी कॉस्ट बढ़ी। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से जब यहां पे हम नंबर ऑफ पेन्स कम करेंगे तो कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। इसी तरह जब यहां पे टाइम कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम कवर होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो 1 घंटा है और फिर हम कहें 10 मिनट, तो 10 मिनट में भाई डिस्टेंस जो होगी वो 10 मिनट के हिसाब से कवर होगी। तो यहां पे वो वैल्यूज, मान लो दो वैल्यूज हैं, एक को x रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे को y रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, और अगर एक वैल्यू घटे तो दूसरी भी घटे। ठीक है, एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़े और एक वैल्यू घटे तो दूसरी भी घटे। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो दो वैल्यूज हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पॉइंट समझ में आया? जब एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक वैल्यू घटे तो दूसरी भी घटे, तो हम ऐसे रिलेशन को, ऐसी वैल्यूज को हम बोलते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पॉइंट समझ में आ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पे चैप्टर पे आते हैं। अब यहां पे बहुत सारे वही एग्जांपल्स दिए गए, जैसे इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड, देखो इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, मोर द मनी मोर द इंटरेस्ट, यानी जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेस। अब यहां पे ये जो दिया हुआ है ना, ये आगे की चीज है, वो हम आगे पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन का। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, एक वैल्यू घटे तो दूसरी भी घटे। दैट मींस दैट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे
कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहां पे हमें टेबल दिख रही है, और जब भी हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन की, तो जो दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने, मतलब जो है उस क्वेश्चन में, जिसमें से एक की वैल्यू दी होगी, दूसरे को कैलकुलेट करना होगा। तो एक को, जैसे यहां पे देखो दिया हुआ है पेट्रोल इन लीटर्स, क्या दिया हुआ है, पेट्रोल इन लीटर्स, इसको मान लिया x, और दूसरा है डिस्टेंस इन किलोमीटर, दैट इज y। जैसे जितना पेट्रोल होगा उतनी गाड़ी ज्यादा चलेगी, जितना पेट्रोल कम होगा उतनी गाड़ी कम चलेगी। तो ये जो पेट्रोल का अमाउंट है, क्वांटिटी है, और जो हम डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। तो जिन दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है या फिर सॉल्व किया जाता है, उसको हम टेबल में लिखते हैं और उसकी वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर कोई चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ये फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब देखो क्या x1 है x2 है, क्या ये यही रहेगा, आगे नहीं ले सकते, वो सारी चीजें क्लियर होगी जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे जैसे दिया हुआ पेट्रोल इन लीटर्स, तो इसको मान लिया x, और डिस्टेंस इन किलोमीटर इसको मान लिया y। अब यहां पे एक टेबल दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है x1, ये क्या है x2, क्योंकि x के ही सब वैल्यूज है। और अगर ज्यादा होगा तो हम ले सकते हैं x3, x4, x5 और x6। इसी तरीके से यहां पे ये क्या हो जाएगा y1, y2, y3, y4, y5 और y6। पॉइंट को समझ रहे हैं? या तो हम ये कर सकते हैं, या हर बार जिन दो को कंपेयर करना है। जैसे अब हमें निकालना है कि अगर 4 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो 8 लीटर पेट्रोल में कितनी चलेगी। तो अब देखो हमें 4 वैल्यूज चाहिए, तो हमने ये 4 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये हो गया x2, और ये हो गया यहां पे y2, ठीक है। दिस वन इज x1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y1, और दिस वन इज y2, ठीक है। क्योंकि देखो ये x है और ये y है, तो ये इसके सारे टाइप्स होंगे, क्लियर। अब हमें 8 लीटर में कितना कैलकुलेट करना है ये देखना, तो हमने ये देखो यहां पे लिख दिया अकॉर्डिंग टू दैट। अब x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू है 60, और हमें y2 निकालना है ये निकालना है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या वो दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो यस। जैसे जैसे पेट्रोल बढ़ेगा गाड़ी ज्यादा चलेगी, पेट्रोल कम हो जाएगा गाड़ी कम चलेगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन में है। तो डायरेक्ट रिलेशन में है तो हम ये यूज करेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1 कितना दिया हुआ है 4, y1 कितना दिया हुआ है 60, x2 कितना दिया हुआ है 8, और y2 हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पे क्या है, y2 यहां पे डिनोमिनेटर में है, तो हम इधर ले जाएंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू y2, ये हो जाएगा 8 इंटू 60। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए y2 चाहिए ना, तो देखो y2 को इधर ही रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, y2 यही हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या है 8 इंटू 60। अब 4 को जब ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 नीचे आ गया, तो 4 टू जा 8, y2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर 8 लीटर पेट्रोल होगा तो गाड़ी कितना चलेगी 120 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये कैलकुलेट करना है, ये आ गया हमारा 120, बहुत ध्यान से समझना, ये हमने ले लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है इसको। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम तो आप ये लोगे, बहुत ध्यान से समझना,
एक कॉलम तो वो लोगे जिसमें कैलकुलेट करना है, और दूसरा कॉलम कोई सा भी ले सकते हो जो ऑलरेडी है या सॉल्व करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये अभी अभी सॉल्व करके तुमने निकाला है, ये पहले से यहां पे कंप्लीटली दिया हुआ है, यहां पे एक्स और वाई की, तो कोई भी पहले से जो सॉल्व्ड है आप इसको भी ले सकते हैं, ये दिख रहा है, आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे ये वाला तो लेना ही है क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है, अब ये ऑलरेडी अब कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको और इसको भी ले सकते हैं क्योंकि चार वैल्यूज हमें चाहिए। या फिर हम यहां पे इसको और इसको भी ले सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि वो वाला कॉलम जिसमें वैल्यू निकालनी है और वो वाला एक कॉलम चूज करना है जिसमें दोनों वैल्यूज पहले से सॉल्व्ड है। ठीक है, तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे हमने 120 कैलकुलेट किया हुआ है, अब मैं इसको ले रहा हूं और मैं जो कैलकुलेट किया इसको ले रहा हूं, मान लो। ठीक है, अब यहां पे 4 है, तो देखो अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अब x1 की वैल्यू कितनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू, क्योंकि अभी हमें निकालना है, तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 8, x2 की वैल्यू है 15, y1 की वैल्यू है 120 और y2 की वैल्यू है जो हमें निकालना है। नाउ अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम यूज करेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू कितनी है 8, y1 की वैल्यू कितनी है 120, x2 की वैल्यू कितनी है 15, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और y2 हमें कैलकुलेट करना है। अब क्या हो जाएगा 8, y2 इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसी तरह 120 राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब y2 क्या हो जाएगा, दैट इज 15 इंटू 120 अपॉन 8 इधर लाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 जा 8, 2 15 जा, तो ये हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हमने कैलकुलेट किया यहां पे, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे और ये आ गया 225। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहां पे ये वाला कॉलम तो लेना ही पड़ेगा, और इसके साथ ये पिछले चार जो कैलकुलेटेड हैं इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। मान लो हमने इसको चूज किया, तो अब ये पहले आ रहा है, तो अब ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? यस, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, तो अब ये यहां पे ये मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए दिस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करके व्हाट्सएप कीजिए कंप्लीट जैसा मैंने ये सॉल्व किया है। x1 लिखना, x2 लिखना, y1 लिखना, y2 लिखना, फिर फॉर्मूला लिखना, फिर कैलकुलेट करना, फिर फाइनल आंसर कंप्लीट। तो सेम इस तरीके से मुझे y2 कैलकुलेट करके दिखाओ। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ये हमारा 120 हो गया, ये 225 हो गया। मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं इस कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अब यहां पे हो जाएगा ये x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। y2 कैलकुलेट करो कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ और मुझे व्हाट्सएप करो, देखें सही कर रहे हो या कुछ गलतियां हो रही हैं।
यस मुनाफ हो गया। ओके बेटा जल्दी कीजिए, इतना सिंपल कैलकुलेशन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? चलो, अब यहां पे क्विक एक्सरसाइज करते हैं कि ये टेबल्स हमारे पास दी हुई हैं और हमें ये बोलना है, ये बताना है कि इसमें से कौन से टेबल जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब देखो यहां पे गौर से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में पूरी टेबल बताने के लिए सारे जितने कॉलम्स हैं उसका जो रेशियो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे यहां पे 20/40 है, तो 20/40 जब करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज 1/2। यहां पे 1/2 आ रहा है। इस कॉलम को देखें तो 17/34 करेंगे तब भी 1/2 आएगा। 14/28 करेंगे तब भी 1/2 आएगा। 11/22 करेंगे तब भी 1/2 आएगा। 8/16 करेंगे तब भी 1/2। 5/10 करेंगे तब भी 1/2। 2/4 करेंगे तब भी 1/2। तो देखो ये बताने के लिए कि टेबल x मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? x डिवाइडेड बाय y। अगर x डिवाइडेड बाय y करने पे सारे कॉलम्स के आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। क्योंकि हम ये जानते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक कॉलम का जो रेशियो होगा वो दूसरे कॉलम के, तीसरे कॉलम के, चौथे, पांचवें या जितने भी कॉलम्स होंगे उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होता है। तो यहां पे ये जो पहला वाला टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसमें से कोई भी एक अगर वैल्यू सेम नहीं आई तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया? तो पहला वाला, ये फर्स्ट वन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसको देखो, 6/4 करोगे तो क्या आएगा? 6/4 करेंगे हम, क्या आएगा? 3/2। 3/2 हो गया। अब इसको देखते हैं, 10/8 करेंगे तो 10/8 करेंगे तो क्या आएगा? 5/4। तो देखो यहां पे आ रहा है 3/2 और यहां पे आ रहा है 5/4। वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में टेबल नहीं है। पॉइंट समझ में आ गया? कोई एक भी अगर नहीं होगा तो फिर पूरी टेबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब यहां पे क्या दिया हुआ है? x/y। अब देखो 5/15 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5/15 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। 8/24 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। वी हैव टू चेक एवरी कॉलम, हमें एक एक कॉलम को चेक करना होगा। ठीक है, ये हो गया 1/3, ये भी हो गया 1/3। 12/36 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3। 15/60 करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/3। नहीं, 1/4 होगा, सॉरी, 1/4। क्योंकि 15/60 करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो देखो पहले के तीन कॉलम्स जो हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे, लेकिन ये चौथा वाला क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि जब हमने x/y किया तो वैल्यू चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये जो टेबल है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये वाला कॉलम
और ये वाला कॉलम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और ये वाला कॉलम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये वाला नहीं है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा। देखो 18/72 करोगे 1/4 आएगा, 15/60 करोगे 1/4 आएगा, 20/100 करोगे 1/5 आएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे अगर हम ऐसे बोलें कि ये जो दो कॉलम्स हैं, ये तीन कॉलम आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, प्लस ये दो कॉलम सिर्फ आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है और ये नहीं है किसी के। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी टेबल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल कॉलम जो है, तीन कॉलम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि 5/15, 8/24, 12/36 करने पे 1/3 आ रहा है, तो ये तीनों कॉलम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इसी तरह ये दो कॉलम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। पॉइंट समझ में आ गया? लेकिन अगर पूरी टेबल एज अ कंप्लीट देखें तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। एनी कंफ्यूजन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लोथ इज ₹210। यानी कि 5 मीटर कपड़े का जो पैसा है वो कितना है, 210 रुपए। तो कह रहा है टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर कपड़े का पैसा कितना होगा, वो टेबल फॉर्म में लिखे। तो सबसे पहले देखो, जब भी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में वो जो दो क्वांटिटीज हैं उनको कंपेयर करते हैं, पहले उनको ढूंढते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, एक तो सबसे पहले कॉस्ट है और क्या है, मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ क्लोथ। दो चीजों को यहां पे, दो क्वांटिटीज हैं, एक है लेंथ ऑफ क्लोथ यानी कितना मीटर कपड़ा और उसका कितना पैसा। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे दो, जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे इसी फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो एक क्वांटिटी हमारी क्या है, एक क्वांटिटी हमारी लेंथ, ठीक है, और उसको हम लिखेंगे इन मीटर्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। और दूसरा क्या है, कॉस्ट इन रुपीज, और इसको हम मान लेंगे वाई। यहां तक पॉइंट समझ में आया? पहले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये देखते हैं कि जो दो क्वांटिटीज हैं जो कि हमें यूज करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, या आगे जो पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, तो वो दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है। तो यहां पे लेंथ और कॉस्ट को किया जा रहा है कि भाई कितने मीटर कपड़ा और उसका कितना कॉस्ट, तो वो दो क्वांटिटीज को छाट के निकाला जाता है। यहां तक पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि 5 मीटर कपड़े का जो कॉस्ट है वो 210 रुपए है, मतलब 5 मीटर का कॉस्ट कितना है, 200, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट हम पहले लिख चुके हैं तो यहां यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे ये बोल रहा है कि 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर। ठीक है, क्लियर? 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 13 मीटर का कॉस्ट कितना होगा वो निकालो और टेबल पूरी करो।
तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले इसको निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने इन 4 कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, ये 4 कॉलम्स। तो जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो देखो लेंथ बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, लेंथ घटेगा तो कॉस्ट घटेगी, तो इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें लगाना है। x1 क्या है 5, x2 क्या है, सॉरी y1 क्या है 210, x2 क्या है 2, y2 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू y2, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 210। तो यहां पे क्या आ गया, y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 210 अपॉन 5, ठीक है। तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 84। y2 की वैल्यू कितनी आ गई 84। तो यहां का मतलब ये हो गया, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी आ गई 84, यहां पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे, अब आपके स्कूल में कैसे करवा रहे हैं आई डोंट नो, बट यही तरीका है, जब हम टेबल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो किया यहां पे और उस टेबल को फिल किया यहां पे, क्लियर। अब हमें अगला चाहिए, तो फिर मैं यहां पे स्पेस के लिए बस इसको हटा रहा हूं। देखो अब हमें चाहिए यहां पे 4, यानी 4 मीटर का कपड़ा कितना लगेगा। तो अब आप चाहें, जैसे ये वाला है, तो अब ये वाला कॉलम तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेट करना है। अब पिछले जो 2 कॉलम्स कैलकुलेटेड हैं उसमें से कोई भाई एक ले लीजिए, मैंने ये वाला एक और ले लिया। अब देखो अब नेक्स्ट क्या है, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब इसमें ये x1 x2 हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 84, और y2 हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब y2 ये हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो मतलब यहां पे क्योंकि करने के लिए x1 x2 यहां पे अपने याद दिलाने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे ऊपर अगर लिखना हो तो आप ये भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूं, x1 x2 y1 y2 है, ये आपने लिख दिया, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 क्या हो जाएगा 2, y1 क्या हो जाएगा 84, x2 क्या हो जाएगा 4, और y2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 84 अपॉन 2, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा हमारा 168, ठीक है। तो इसका मतलब 4 मीटर कपड़े का पैसा कितना हो जाएगा 168 रुपए, 168 रुपए, यहां हमने कैलकुलेट किया। तो एक तो ये तरीका है, 4 4 को सेलेक्ट करके आप कर दो x1 x2 y1 y2, आप जो है बार बार उसको डिफरेंशिएट करते रहे। दूसरा तरीका क्या है जो बहुत ही आसान है, वो ये है कि अब ये x1 कर दिया, इसको x2 कर दो, इसको x3 कर दो, इसको x4 कर दो, इसको x5 कर दो, और इसको y1 कर दो, इसको y2 y3 y4 और y5 यहां पे लिख दिया टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, ताकि टीचर को भी पता चल गया। अब देखो हमें अब क्या निकालना है, y4 निकालना है। तो y4 के लिए मैंने ये वाला कॉलम एक सेलेक्ट कर लिया, और पिछले 3 में से कोई सा भी, मैं पहला वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, नाउ वी नो दैट x1 5 है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया पहला वाला, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन y1, देखो x1 अपॉन y1, और ये वाला कॉलम जो हमें निकालना है इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा x4 अपॉन y4। पॉइंट समझ में आया, डिफरेंस समझ में आ गया क्या करना है। बार बार x1 x2 चेंज करने के बजाय आप x1 x2 x3 x4 x5 लिखते जाओ,
y1 y2 y3 y4 लिखते जाओ। जिसको कैलकुलेट करना है वो वाला कॉलम, उसके अलावा कोई दूसरा कॉलम सेलेक्ट करके, अब x1 अपॉन y1 आपने लिख दिया, मैंने पहला वाला कॉलम सेलेक्ट किया था, और ये वाला कॉलम है तो x4 अपॉन y4 यहां पे लिख दिया। इज दैट क्लियर? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सॉल्व कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया कैसे करना है? हाँ ठीक है, जैसे हमने किया x1 अपॉन y1 फिर x4 अपॉन y4, तो अब डायरेक्टली यहां से y4 आ जाएगा। तो x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 210, x4 की वैल्यू है 10 और y4 हमें निकालना है। अब देखो y4 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 210 अपॉन 5, ठीक है। तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 420। तो इसका मतलब y4 कितना हो गया, 10 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 420 रुपीज। ठीक है, 420 रुपीज आ गया। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, y5, ठीक है। अब देखो y5 निकालना है तो ये वाला तो रहेगा ही, मतलब x5 अपॉन y5 तो रहेगा ही। अब इसके लिए एक और कॉलम जो पहले से सॉल्व है, कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहां पे ले लिया x2 अपॉन y2 वाला, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज है। अब x2 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है 84, x5 की वैल्यू है 13 और y5 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब y5 क्या हो जाएगा, 13 इंटू 84 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया y5 की वैल्यू, मतलब 13 मीटर का कपड़े का पैसा कितना हो जाएगा, 13 2 26 और 13 4 52, 54, यानी कि 546 रुपए। ये आ गया 546। इज दैट क्लियर? तो वन बाय वन हम सॉल्व करके उसमें हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? देखो अब एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर्स हाई, एक इलेक्ट्रिक का खंबा है, बिजली का खंबा जो 14 मीटर ऊंचा है, वो 10 मीटर लंबी शैडो बनाता है। तो कह रहा है कि अगर वहीं पे एक पेड़ है जो 15 मीटर लंबी शैडो बनाता है, तो फिर उस ट्री की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो देखो यहां पे दो चीज है, यानी हाइट को और शैडो की लेंथ को कंपेयर किया जा रहा है। एक है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एक है हाइट ऑफ शैडो, यानी लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है। तो पहले में क्या, इलेक्ट्रिक पोल है, ये कह रहा है कि 14 मीटर का पोल है तो वो 10 मीटर की शैडो बनाता है। तो अगर एक पेड़ है जो 15 मीटर की शैडो बनाता है तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट और दूसरा हो गया लेंथ ऑफ शैडो। तो पहले वो जो दो पैरामीटर्स हैं उनको हमें यहां पे टेबल फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हमने लिखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किस में है, मीटर्स में, और एक है लेंथ ऑफ शैडो, किस में है, दैट इज मीटर्स में, ठीक है। इसको हमने मान लिया x और इसको मान लिया y। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि पोल, पोल का पहले दिया हुआ है लेंथ, ठीक है। पोल जो है 14 मीटर का है, उसकी शैडो 10 मीटर की बन रही है। तो पोल जो है वो 14 मीटर का है,
और उसकी शैडो कितनी बन रही है 10 मीटर की। तो आगे बोल रहा है कि अगर पेड़ 15 मीटर की शैडो बना रहा है, पेड़ 15 मीटर की शैडो बना रहा है, तो उस पेड़ की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो अब हमने इसको ले लिया x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब जाहिर सी बात है, जितनी हाइट ज्यादा होगी लेंथ ऑफ शेडो उतनी ज्यादा होगी, जितनी हाइट कम होगी लेंथ ऑफ शेडो उतनी कम होगी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो हम लिखेंगे x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू कितनी हो गई 14, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। x2 देखो अब कैलकुलेट करना है, क्योंकि पेड़ की हाइट कैलकुलेट करनी है, तो x2 लिख दिया। y2 कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 14 15 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इधर जाएगा 10 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू x2 इंटू 10। अब चूंकि हमें सिर्फ x2 चाहिए तो 10 को इधर लाना पड़ेगा, तो x2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 14 इंटू 15 अपॉन 10, 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हो जाएगा, जीरो हटाया तो एक डेसिमल यहां पे लग जाएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 15 4 60 और 210 अपॉन 10, जीरो जीरो कैंसिल, तो पेड़ की हाइट कितनी आ गई 21 मीटर्स। इज दैट क्लियर। तो बस हमें टेबल बनाते वक्त यह ध्यान देना होता है कौन सी दो क्वांटिटी है जो कंपेयर की गई है। दूसरा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स तो अभी नहीं पढ़ा, अभी सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरा, कैलकुलेट क्या करना है, तो जैसे ये तो जो क्वेश्चन बोलता है, जैसे बोला था पोल की हाइट 14 है तो इसके शैडो की लेंथ 10 मीटर है, तो अगर पेड़ की शैडो की लेंथ 15 मीटर है तो उसकी हाइट क्या होगी। तो बस वैल्यूज पुट करते वक्त बड़ा ध्यान देना होता है, ऐसा ना हो कि इधर 15 लिख दें और इसको ब्लैंक कर दें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की शैडो की वैल्यू दी हुई है और हमें पेड़ की हाइट निकालना है, तो यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू दी है उसी टेबल में लिखी जाए, उसी कॉलम में लिखी जाए। कोई कंफ्यूजन इसमें। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पे करवाऊंगा। चलो ठीक है, आज इतना ही, इन सारी चीजों को समझो। ठीक है, कल इसको सॉल्व करेंगे, और मैं कह रहा हूं कल हो सकता है क्लास थोड़ी सी डिले हो जाए, हो सकता है नॉट, मतलब ये भी हो सकता है टाइम पे हो, तो जैसा होगा मैसेज किया जाएगा। अगर मैसेज कोई ना आए तो इसका मतलब टाइम पे क्लास होगी, अगर कोई मैसेज आता है तो ऑब्वियसली उसी पर क्लास होगी। इज दैट क्लियर। चलिए देन, स्टे होम, स्टे